हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर जिसमें हम लोग मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे थे उस टाइम 16 महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये 16 महाजनपद में केवल मगध ही ऐसा महाजनपद था जिसका विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी जो 15 महाजनपद बचे उसका कहीं ना कहीं आपको इतिहास पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जितना मगध का इतिहास हमको पढ़ने को मिलता है उतना हमको किसी और महाजनपद के बारे में नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब आज हम लोग इसी में देखने वाले हैं कि आखिर जो 16 महाजनपद है उसमें से सिर्फ मगध ही ऐसा महाजनपद क्यों बना जो इतना ज्यादा इतिहास में चर्चित का विषय बना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कि मगध का जो निर्माण हुआ या मगध जो प्राचीन इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो टोटली हम लोग मगध को मेन पॉइंट मान करके ही पढ़ेंगे। तो आखिर इसमें क्या चीज था या मगध क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीज था जो मगध को प्राचीन इतिहास में एक केंद्र बिंदु के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मगध का उत्कर्ष जो था या मगध का जो इतिहास में हम लोग एक मगध का एक जो इतिहास पढ़ेंगे कि मगध में अनेक साम्राज्य जो आते हैं उसका जो मगध अपने आप में जो इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थिति रखता है वो उसका कारण क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष होने का जो कारण है उसका 3 कारण है, ठीक है। कितने कारण है? 3 कारण है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 लाइनर के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, चाहे आप किसी भी तरह का सिविल सेवा का अगर आप तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से भी आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए, हमने आपको क्या बताया कि मगध का उत्कर्ष जो हुआ वो 3 कारणों से हुआ, ठीक है। पहला जो कारण है वो कहलाएगा आपका आर्थिक कारण, ठीक है। क्या कहलाएगा? आर्थिक कारण, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है भौगोलिक कारण, और तीसरा जो कारण है वो है राजनीतिक कारण, ठीक है। ये 3 कारण है मगध का उत्कर्ष होने के पीछे। 3 कारण जो है वो सबसे मुख्य कारण है, ठीक है। अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हैं ना तो वो किताब में आपको ये 3 कारण विशेष रूप से वर्णन नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ के आपको पढ़ाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट रहे वो पूरे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि मगध का जो उत्कर्ष है वो 3 कारणों के कारण यहाँ पे हुआ, ठीक है। पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण। दूसरा कारण क्या है? भौगोलिक कारण। और तीसरा कारण क्या है? राजनीतिक कारण, ठीक है। ये 3 पॉइंट हुए। अब एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर आर्थिक कारण में क्या स्थिति थी जिसके कारण मगध उत्कर्ष में आया, या फिर भौगोलिक कारण में क्या स्थिति थी जिसके कारण मगध उत्कर्ष में आया। उसके बाद तीसरा कारण हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण की राजनीतिक वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था या राजनीति वहाँ पे कैसी हुई जिसके कारण मगध जो है अन्य महाजनपद की अपेक्षा यहाँ इसका स्थिति काफी अच्छा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट को पकड़ते हैं, आर्थिक कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण में अगर हम देखें तो मगध जो है वो गंगा के समीप स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? गंगा के समीप, ठीक है। गंगा के समीप स्थित है, ठीक है।
इसके अलावा अन्य सहायक नदी, ठीक है, गंगा तो है ही, इसके अलावा अन्य सहायक नदी जैसे गंडक तथा सोन, इन नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, हमने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, आर्थिक कारण में मगध जो है वो गंगा तथा अन्य सहायक नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, इसी कारण यहाँ की जो भूमि थी वो सिंचाई के लिए उपयुक्त थी। क्या था, यहाँ पे जो मगध है वो नदियों के किनारे स्थित था, जिसके कारण यहाँ पे सिंचाई का साधन आसानी से उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जो भूमि थी वो सिंचाई के लिए एक नंबर जमीन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंचाई होता था वो काफी अच्छे तरीके से होने लगा था। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए, जिस क्षेत्र में सिंचाई अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो उस जगह का आर्थिक व्यवस्था अपने आप अच्छा होने लगेगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि मगध जो है वो गंगा तथा अन्य सहायक नदियों के बीच में स्थित है, जिसके वजह से वहाँ पे सिंचाई काफी अच्छे तरीके से होती थी। और सिंचाई अच्छा तरीका से होता था तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ का जो सामाजिक जीवन है वो काफी ज्यादा अच्छा तरीके से जिया जाता था। और जब सामाजिक जीवन अच्छा से जिया जाने लगा तो यहाँ पे राजनीतिक जीवन का स्टार्ट होता है। ठीक है, राजनीतिक जीवन, जब कोई राजा शासन करता है तो उसको यहाँ पे क्या दिया जाने लगा, कर दिया जाने लगा। ठीक है, और वही कर से उस क्षेत्र का राजा क्या करता था, कल्याणकारी कार्य करता था। चाहे सड़क बनाना हो, चाहे धार्मिक संबंधी कार्य हो, तो वो सभी कार्य किससे हुआ करते थे, तो कर के माध्यम से होता था। तो जो यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से जो भी राजा को कर मिलता था उससे क्या करता था, वो समाज कल्याणकारी कार्य को करता था। और इस तरह से धीरे 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 मगध की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी हो गई और अंततः मगध अन्य महाजनपदों की अपेक्षा काफी ज्यादा विकसित होने लगा। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण, यहाँ पे लोहा का कारखाना भी था। ठीक है, लोहा का कारखाना, लोहा का कारखाना से क्या होता था, यहाँ पे लोहा बनाया जाता था। लोहा के साथ लोहा से यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे तथा सिंचाई के लिए जो भी संसाधन उपयोग में लाए जाते थे उन संसाधनों को बनाया जाता था। उसके बाद तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जिसके वजह से क्या हुआ, मगध अन्य महाजनपद की अपेक्षा ये काफी ज्यादा विकसित हुआ। ठीक है, तीसरा कारण अगर बोल ले तो यहाँ पे हाथी पाया जाता था। ठीक है, कहाँ पे, मगध में क्या पाया जाता था, हाथी पाया जाता था, जिसपे मगधवासी या मगध की सेना हाथी पर बैठ के अन्य साम्राज्यों पर आक्रमण करती थी और आसानी से अपने लोहे के अस्त्र के द्वारा अन्य जो उसके दुश्मन रहते थे उस पर वे आसानी से वार कर पाते थे और वह विजय प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, और अपना साम्राज्य को इस तरह वो धीरे 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 विस्तार करने लगे थे। ये तीसरा कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये हाथी की वजह से भी मगध जो है उत्कर्ष के रूप में सामने आया। ठीक है, तीसरा की अगर हम बात करें तो जंगल, मगध में जो जंगल था उसमें एक अच्छे किस्म की लकड़ी पाई जाती थी। ठीक है, कहाँ पे, मगध के जंगल में अच्छे किस्म का लकड़ी पाया जाता था, जिससे कि वहाँ के जो राजा थे वो अच्छे प्रकार के रथ बनाते थे, जिससे वो आसानी से अपने दुश्मनों पर हमला कर सके। ठीक है, तो ये चार कारण आर्थिक कारण है जिसके कारण मगध जो है उत्कर्ष में आया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कारण अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो व्यापार होता था ना मगध में, वो
वस्तु विनिमय तो होता ही था, साथ साथ सिक्के का भी प्रचलन हमको देखने को मिलता है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े, वैदिक सभ्यता पढ़े, लेकिन हमें कहीं भी मुद्रा के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, किसके बारे में? मुद्रा के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन मगध एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ पे हमें वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए हमें मुद्रा का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे वस्तु विनिमय था, लेकिन इसके साथ साथ मुद्रा का भी प्रचलन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? मगध में। तो यहाँ पे जो मुद्रा चलती थी उसको हम लोग बोलते थे आहत। क्या बोलते हैं? आहत। सिक्का का नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? आहत। और ये आहत जो बना होता था वो कांसा से बना होता था। किससे बना होता था? कांसा से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा कि आर्थिक कारण के कारण, इन सभी आर्थिक कारणों के कारण जो है वो मगध अन्य महाजनपद की तुलना में इसका विकास ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन करे कि मगध का उत्कर्ष होने के पीछे क्या क्या आर्थिक कारण है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि मगध जो है वो गंगा तथा अन्य सहायक नदियों के बीच में स्थित है, जो सिंचाई के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ करता था और वहां से अच्छे फसल उगाए जाते थे, और उससे हम अपने साम्राज्य में कर की विधि को लागू किया, जिससे कि वहां का साम्राज्य काफी ज्यादा विकास हुआ। इसके अलावा लोहा का कारखाना मिलता था, जिससे कि वहां पे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। सिंचाई के लिए अन्य जो उपयुक्त संसाधन होते थे उसको बनाए जाते थे, जिससे कि गहरी जुताई हो पाती थी और अच्छे फसल की उपज हो पाती थी। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें हाथी, तो यहाँ मगध में हाथी भी पाया जाता था, जिस पर वहाँ की सेना, मगध की सेना अन्य राज्यों पर जब आक्रमण करते थे, आसानी से इस पर बैठ करके अपने दुश्मनों पर वार करते थे, जिससे कि उसे विजय प्राप्त होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जंगल, तो यहाँ पे मगध में एक जो जंगल पाया जाता था, उस जंगल में अच्छे किस्म की लकड़ी पाई जाती थी, और उस लकड़ियों के द्वारा वहाँ पे लोग अच्छे रथ बना पाते थे, जिससे कि वो युद्ध में आसानी से जीत सके। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति में, तो मगध जो है उसमें वस्तु विनिमय के साथ साथ वस्तु को खरीदने बेचने के लिए वस्तु विनिमय का भी उपयोग करते थे, और साथ साथ में मुद्रा का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, और उस मुद्रा को हम लोग आहत के नाम से जानते हैं, और आहत जो है वो किससे बना होता था? तो कांसा से बना होता था। ठीक है, तो ये टोटल पॉइंट है आपका आर्थिक कारण। ठीक है, अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मगध के उत्कर्ष में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, वो भी आर्थिक कारण से रिलेटेड, तो आप ये सब सारा जवाब अगर अपने कॉपी पे लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने का चांस नहीं बनता। तो चलिए, ये था हमारा आर्थिक कारण। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भौगोलिक कारण। ठीक है, अब भौगोलिक कारण जो है वो आर्थिक कारण से मैच करता है। ठीक है, वो कैसे? चलिए बताते हैं आपको। तो हमने आपको क्या बताया कि आर्थिक कारण में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो मगध है वो गंगा, ठीक है, सोम और गंडक, इन सभी सहायक नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी मगध की, राजगिरा, ठीक है, या गिरिब्रज। ठीक है, राजगिरा या गिरिब्रज, ये हमने पढ़ा है 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानी में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मगध जो है वो गंगा तथा उसकी अन्य सहायक नदियां जैसे गंडक एवं सोम, उन सभी के बीच में स्थित है। उसी तरह राजगिरा एवं गिरिब्रज जो है वो 5 नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 5 नदियों से, ठीक है, नदियों से घिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, जब कोई क्षेत्र चारों साइड से घिरा हो
तो अगर किसी तरह का बाह्य आक्रमण होता था तो इनको आसानी से पता चल जाता था। कोई भी आएगा तो आखिर नदी पार करके ही ना आएगा, है ना। तो जब इससे क्या होता था कि इस पर बाहरी आक्रमण कर पाना लगभग असंभव सा था, ठीक है। जिसके कारण ये मगध जो है और राजगिरा जो इसकी राजधानी है वो काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती थी। ये चाहते तो किसी दूसरे पे आक्रमण कर लेते थे, लेकिन दूसरे इस पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति भी काफी मजबूत थी। इनका जो साम्राज्य जहाँ विकसित था वो चारों ओर नदियों से घिरा हुआ था, जिसको पार कर पाना लगभग असंभव सा था। जिसके कारण मगध जो है अन्य महाजनपदों के अलावा तुलना में मगध जो है वो काफी ज्यादा विकसित हुआ। समझ में आया? तो हमने क्या बताया भौगोलिक कारण में कि मगध एवं उसकी राजधानी जो है वो गंगा तथा अन्य सहायक नदियों से चारों तरफ से घिरी हुई थी, ठीक है। जिसके कारण उस पे बाहरी आक्रमण नहीं हो पाता था या बाहरी आक्रमण से वो सुरक्षित रहते थे। इसी वजह से अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध जो है वो काफी ज्यादा विकास कर पाए, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं तीसरा है राजनीतिक कारण, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको आप लोग लिखते चलिएगा ताकि आपको बाद में अगर आप रिवीजन करें तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक कारण, ठीक है। तो राजनीतिक कारण में अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले क्या होता है? राजनीतिक कारण मतलब राजा, प्रजा, उसका मंत्री वगैरह सब कुछ। तो राजनीतिक कारण में अगर हम लोग देखें तो मगध के लगातार उत्कर्ष होने का या फिर उसके विकास होने के कारण अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला था योग्य शासक, ठीक है। कौन? योग्य शासक, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में अच्छा नेता होगा, अच्छा राजा होगा, वह क्षेत्र ज्यादा विकास करेगा अन्य क्षेत्रों की तुलना में। उसी तरह यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई हुआ कि मगध जो है अन्य महाजनपद की अपेक्षा इसलिए विकास किया क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो काफी योग्य था, काफी शक्तिशाली था, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मगध के उत्कर्ष होने के पीछे सबसे पहला राजनीतिक कारण क्या बनता है? तो योग्य शासक, ठीक है। कि वहाँ का जो शासक था या राजा था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और काफी अच्छे ढंग से वो अपना राजपाट चलाता था, जिसके वजह से मगध काफी ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। दूसरा रीजन है कुशल कूटनीति, ठीक है। कुशल कूटनीति मतलब कि किसी साम्राज्य को या किसी अगल बगल क्षेत्र को अगर हमको जीतना है तो उसके लिए एक नियम बनाया जाता था, एक षड्यंत्र रचा जाता था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कुशल कूटनीति, ठीक है। तो वो जब किसी क्षेत्र पे आक्रमण करते थे यहाँ के मगध के राजा, तो एक नियम के अनुसार एक कूटनीति या फिर कुछ बोलिए कि एक उनके पास योजना रहती थी, उसके तहत अन्य क्षेत्रों पे आक्रमण करते थे और वह सही तरीके से वे लोग काम कर पाते थे अपने नियम पे, जिसके वजह से मगध जो है अन्य महाजनपदों की तुलना में यहाँ पे ज्यादा विकास करते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो सेना व्यवस्था, ठीक है। सेना व्यवस्था यहाँ हम लोग लिख सकते हैं विशाल सेना व्यवस्था, ठीक है। अब विशाल सेना व्यवस्था कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे विशाल सेना व्यवस्था कहने का मतलब है कि जब अगर आप दूसरे साम्राज्य पे आक्रमण करेंगे तो वहां पे सेना का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा अकेले पूरे साम्राज्य को तो हरा नहीं सकता है, यहाँ पे सेना का होना अनिवार्य है। तो मगध के लोगों को पता था कि हमारी सेना जितनी बड़ी होगी हम लोग उतना ज्यादा अपना साम्राज्य विस्तार
कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विशाल सेना व्यवस्था रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अन्य महाजनपदों में ऐसी स्थिति नहीं थी, जिसकी वजह से अन्य महाजनपद विकास नहीं कर पाए। केवल और केवल प्राचीन इतिहास में मगध ही ऐसा एक साम्राज्य था जो इन सभी नियमों पर चलता रहा और लगातार उस पर संघर्ष करता रहा, जिसके फलस्वरूप मगध जो है अन्य महाजनपदों की अपेक्षा में काफी ज्यादा विकास किया। ठीक है, तो जीतने के लिए विशाल सेना व्यवस्था को संगठित किया, जिसके बाद वे लोग आसानी से किसी दूसरे साम्राज्य पर अगर आक्रमण करते तो इसके विशाल सेना जो है वो दूसरे साम्राज्य को धराशायी कर देती और उस पर विजय प्राप्त कर लेता और उस साम्राज्य को मगध में शामिल कर लेता। ठीक है, तो ये सभी 3 कारण हैं जिसके वजह से मगध जो है अन्य महाजनपदों की अपेक्षा में ज्यादा विकास किया। ठीक है, तो यही 3 कारणों को हम लोग आज के क्लास में पढ़ना था। ठीक है, हमने आपको छोटा छोटा पॉइंट बता दिया है। इसको आपको खुद से अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो खुद से आप इसको अपने अनुसार बना करके लिखे, जिससे कि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। ये एक अलग ही चैप्टर है कि मगध का उत्कर्ष होने का क्या कारण था। ठीक है, अब चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मगध के उत्कर्ष होने के पीछे क्या क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 3 कारण बताइएगा। पहला कारण आर्थिक कारण, दूसरा भौगोलिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में क्या था कि वो नदियों के समीप स्थित था, जिसके कारण वहाँ पे सिंचाई अच्छे ढंग से होती थी। दूसरा कारण क्या बताएंगे आर्थिक कारण में कि वहाँ पे सिंचाई अधिक मात्रा में होती थी, जिसके कारण वहाँ पे कर व्यवस्था चलता था और वहाँ कर व्यवस्था जो है सभी व्यक्ति अपने साम्राज्य को देते थे, जिसके फलस्वरूप वह साम्राज्य काफी ज्यादा विकास हुआ। तीसरा कारण लोहा कारखाना था, वहाँ पे लोहा का कारखाना भी था, जिसके वजह से सिंचाई के लिए जो प्रयोग होने वाले उपकरण थे उसको वह निर्माण करते थे, जिससे कि गहरी जुताई हो पाती थी और अच्छे फसल की उपज हो पाती थी। साथ साथ में वहाँ पे अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण किया जाता था, जिसके माध्यम से वे लोग अन्य साम्राज्य पर आक्रमण करते थे और उस शस्त्रों के माध्यम से वे आसानी से विजय प्राप्त कर लेते थे। चौथा कारण है हाथी। ठीक है, मगध में हाथी भी पाया जाता था, जिस पर मगध की सेना बैठकर किसी अन्य साम्राज्य पर आक्रमण करता था, जिसके बाद वे आसानी से अपने विरोधी टीम को हरा पाती थी और उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता था। लास्ट कारण क्या है, जंगल। मगध में जंगल जो पाया जाता था उसमें जो लकड़ी पाई जाती थी वो बहुत अच्छी किस्म की लकड़ी होती थी, जिसके वजह से इस लकड़ियों से क्या बनाया जाता था, रथ बनाया जाता था और आसानी से वे दूसरे पर आक्रमण कर पाते थे। ठीक है, भौगोलिक कारण में क्या देखे कि मगध जो है और उस मगध की राजधानी राजगिरी, ठीक है, ये दोनों जो है वो नदियों इन दोनों जगह जो है वो चारों ओर नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से इस पर आक्रमण करने का चांसेस बहुत कम हो पाता था, इसलिए यह भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा सुरक्षित था। इस वजह से मगध जो है अन्य महाजनपदों की अपेक्षा में ये ज्यादा विकास कर पाए। ठीक है, तीसरा कारण हमने क्या बताया, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला क्या होगा कि योग्य शासक जितना अच्छा रहेगा वहां का साम्राज्य उतना ही विकास कर पाएगा। ठीक है, योग्य शासक में जैसे कि पहले हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग मगध के बाद अगर हम बात करते हैं तो मगध में हम लोग पहले देखते हैं कि हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो राजा था वो काफी महत्वाकांक्षी था, शक्तिशाली शासक था, जिसके वजह से यह साम्राज्य जो है वो मगध पर अपना शासन व्यवस्था को जमाए रखा। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो भी योग्य शासक थे। उसके बाद नंद वंश, यहाँ के भी जो राजा थे वो काफी योग्य थे, जिसके वजह से लगातार जो हम लोग पढ़ेंगे मगध में, तो लगातार यहाँ पे जो सीक्वेंस चला जाता है
साम्राज्यों का वो काफ़ी बेहतरीन राजा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मगध जो है वो अन्य महाजनपदों की तुलना में ज़्यादा विकास कर पाता है। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या देखा, कुशल कूटनीति। ठीक है, यहाँ पे राजाओं को सलाह देने के लिए एक राजनीतिक सलाहकार होता था जो बताता था कि अगर इस साम्राज्य को जीतना है, या अगर बात करें अंग एक महाजनपद है तो ये अंग को जीतना है, तो राजनीतिक सलाहकार बताता था कि अंग को किस तरह से जीता जाए। तो ये कार्य कौन करता था, राजनीतिक सलाहकार। ठीक है, वो तरह तरह के नियम बनाता था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कुशल कूटनीति। मतलब यहाँ पे आक्रमण करने से पहले इसका पूरा ब्यौरा लिया जाता था कि इसको हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे नियम बना करके इसको हरा सकते हैं। तो इस तरह की नीतियां यहाँ पे बनाई जाती थी। ठीक है, जिसके वजह से मगध जो है सभी साम्राज्यों को जीत पाता है। ठीक है, और अपना साम्राज्य विस्तार कर पाता है। तीसरा कारण क्या बताया हमने, विशाल सेना व्यवस्था। विशाल सेना व्यवस्था कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी साम्राज्य को अगर हमको जीतना है, मान लीजिए अगर अंग को जीतना है, तो अंग में भी कुछ तो अपना सेना होगा और मगध का भी अपना सेना है। अगर मगध का सेना कम रहता और अंग का सेना ज्यादा रहता तो जाहिर सी बात है कि अंग जीत जाता। लेकिन यह चीज को मगध जानता था कि हमारे पास अगर सेना व्यवस्था ज्यादा बड़ा होगा तो हम लोग आसानी से अंग पे हमला कर सकते हैं और आसानी से हम लोग अंग को जीत सकते हैं। इसलिए मगध के जो राजा थे उन्होंने विशाल सेना व्यवस्था को संगठन बनाया और दूसरे पर आक्रमण किया, जिसके बाद वे साम्राज्य को विस्तार कर पाए। ठीक है, इन सभी कारणों से मगध जो है अन्य महाजनपद की तुलना में ज्यादा विकसित कर पाया। ठीक है, तो बस यही 3 मुख्य कारण है जिसमें हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इससे अगले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि मगध में जैसे हमने बताया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तो ये सभी सीक्वेंस वाइज आएंगे कि मगध में कौन कौन से वंशों का आगमन हुआ और कौन सा वंश कितने दिनों तक शासन किया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि हम लोग आगे जो भी वीडियो लाएं वो आपके लिए हेल्पफुल हो और हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।